Chapter number 1, Introduction to Psychology. इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उस सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है या उस टॉपिक की डेफिनेशन क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो साइकोलॉजी बेसिकली क्या है? इट इज़ क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिहेवियर। स्टडी है कि हमने बिहेवियर को एनालिसिस करना है और स्टडी करना है। देखें, हर बंदा जो है वो चाहता है कि उसको अपने बिहेवियर के बारे में पता हो और उसके दूसरों के बिहेवियर के बारे में अच्छे से पता हो। अच्छा, अब साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है कि दिस इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिहेवियर या दिस इज स्टडी अबाउट बिहेवियर, ये एकदम से नहीं है, ये इवॉल्व हुई है डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब साइकोलॉजी जो है इसकी अगर हम रूट्स को ट्रेस करने की कोशिश करें तो पता चलता है कि साइकोलॉजी सबसे पहले जो है वो ग्रीक ने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया था। और साइकोलॉजी जो लफ्ज़ है ये भी ग्रीक रूट्स हैं इसके, ठीक है। ये दो लफ्ज़ों से बना है, साइकी एंड लोगस, ठीक है। साइकी का मतलब होता है सेल्फ, सोल या माइंड, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी और नॉलेज। बेसिकली क्या है कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल्फ, सोल, माइंड। ये इसकी क्या है, एक एशियंट डेफिनेशन है। अच्छा, अब साइकोलॉजी जो है इसको डिफरेंट एरा में डिफरेंट तरह से डिफाइन किया गया है। किसी एरा में बोला गया है कि साइकोलॉजी जो है ये नॉलेज ऑफ सोल है, किसी जगह पे बोला गया कि दिस इज स्टडी ऑफ माइंड, किसी जगह पे बोला गया कि दिस इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में एनालिसिस करेंगे कि जो डिफरेंट एरा में डिफरेंट डेफिनेशन रही है साइकोलॉजी की, वो किस तरह से साइकोलॉजी के स्कोप को लिमिट करती हैं या उसको हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। एशियंट टाइम्स पे या पुराने दौर में जो साइकोलॉजी की फर्स्ट डेफिनेशन थी वो ये थी कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोल। अब सोल का कंसेप्ट काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसको अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो इतना ज़्यादा इजी नहीं है, क्योंकि सोल का कंसेप्ट जो है हमें वो ज़्यादातर रिलीजन में मिलता है। लेकिन अगर हमने इस चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी करना हो तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि हर लिविंग थिंग जो है दैट पोजेसिस अ सोल, या इस तरह से कहा जाता है कि बॉडी एक सेपरेट चीज़ है और सोल एक सेपरेट चीज़ है। जैसे पैथागोरस है, उसने कहा था कि जो सोल है दैट इज दैट रिमेन्स इन बॉडी, और बॉडी इज अ प्रिजन फॉर सोल। मीन्स कि जो बॉडी है उसने कैद किया इंसान की रूह को या सोल को, और जब इंसान मर जाता है उसकी बॉडी जो है उसकी मूवमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन जो सोल है वो आज़ाद हो जाती है और फिर क्या है कि वो इस दुनिया में या इस दुनिया से चली जाती है या इस दुनिया में रोम करने लग पड़ती है, ठीक है, या फ्री हो जाती है। तो अब ये क्या है कि ये एक एशियंट कंसेप्ट है, ठीक है, एक पुराना कंसेप्ट है सोल का। इसको अगर हमने साइंटिफिकली स्टडी करना हो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसके अलावा प्लेटो ने कहा कि सोल एक अलहदा सिस्टम है, बॉडी एक अलहदा सिस्टम है, ठीक है, और दोनों जो है वो एक्टिव रहते हैं डेथ तक। जैसे इंसान की डेथ होती है तो ये जो कह लें कि बॉडी है और सोल है ये आपस में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। उसने कहा था, प्लेटो ने मजीद बोला, जो सोल है ये एक साई की तरह है, इट्स जस्ट लाइक अ शेडो। इसको हम ए, इसको हम फील तो कर सकते हैं लेकिन इसकी रियलिटी को फुली हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब शेडो जो है उसको हम एक कह लें कि देख सकते हैं अपनी आँख से, लेकिन उसको हम फ़ील नहीं कर सकते, उसकी कोई फ़िज़िकल एक्जिस्टेंस नहीं है। तो ये जो सोल का कंसेप्ट है, अभी हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी वेग सा है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट सा है, कोई सॉलिड कंसेप्ट नहीं है। तो साइंस जो होती है बेसिकली कोई भी फील्ड को अगर हम कहते हैं कि दिस इज़ अ साइंटिफिक फील्ड, तो उसके लिए तो हमें हमारे पास फैक्ट्स होने चाहिए, ठीक है, एविडेंस होना चाहिए, प्लस एक सिस्टम से हमने स्टडी करना होता है। लेकिन सोल का कंसेप्ट ऐसा है कि इसको हम सिस्टमेटिकली स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, इसको साइंटिफिकली हम स्टडी नहीं कर सकते या इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कोई भी इंसान जो है
वो रूह को देख नहीं सकता, ठीक है। मे बी हमारा बिलीफ है कि हम सोल को फील करते हैं, लेकिन हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, अपनी सेंसेस से देख नहीं सकते। सो जो सोल का कंसेप्ट है ये काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए ये जो डेफिनेशन है इस पे ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म है कि इसको हम साइंटिफिकली सोल को का कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। सो ये वाली जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ सोल, ये काफ़ी लिमिटिंग है। सो अब हम क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे, देखेंगे वक्त के साथ साइकोलॉजी की डेफिनेशन किस तरह इवॉल्व होती है, ठीक है। सेकेंडली जो डिफाइन किया गया वो ये था कि साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ माइंड। अब देखें जो माइंड है इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जो इंसान की फीलिंग्स हैं, इंसान के जो सेंटिमेंट्स हैं, सेंसेशंस हैं, कॉन्शियसनेस है एंड अनकॉन्शियसनेस है, ये सारी किस में आ जाती हैं, माइंड में आ जाती हैं। सेंसेशंस क्या है कि इंसान की 5 डिफरेंट सेंसेस हैं। लाइक इंसान देखता है, ठीक है, इंसान सुनता है, ठीक है, इंसान बोलता है, इंसान फील करता है। तो ये क्या है, इंसान की डिफरेंट सेंसेस हैं। इंसान स्मेल करता है, तो ये क्या है, डिफरेंट सेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा, जॉन लॉकी ने बोला था कि जो इंसान का माइंड होता है जब वो पैदा होता है तो इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैंक शीट, ठीक है, जैसे एक वाइट बोर्ड होता है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है अपनी इन्वायरमेंट से या अपने वक्त के साथ अपने एक्सपीरियंस से सीखता रहता है, और डिफरेंट जो नॉलेज है वो एक इंडिविजुअल लर्न करता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब पर्टिकुलर नॉलेज जैसे जैसे हम लर्न करेंगे उस तरह से हमारा क्या होगा, मेमोरी डेवलप होगी, और उस मेमोरी की बेस पे हमारी क्या होगी, फीलिंग्स डेवलप होंगी या इमोशंस डेवलप होंगे, ठीक है। देखिए इंसान सीखता कैसे है, अपनी इन्वायरमेंट से, थ्रू हिज सेंसेस, ठीक है। जैसे जैसे इंसान की एज ज़्यादा होती है वो क्या करता है, अपनी इन्वायरमेंट से चीज़ों को लर्न करता रहता है, और वो जो ब्लैंक शीट है जो कि एट दी बर्थ बिल्कुल ब्लैंक थी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या है, फिल होने लग पड़ती है विद मेमोरी, विद एक्सपीरियंस, विद नॉलेज, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मेंटल प्रोसेसेस को बेसिकली हम दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कॉग्निशन और एक होता है उसका अफेक्ट। अब कॉग्निशन जो प्रोसेस है ये इसको हम अलग से डिफाइन करेंगे और अफेक्ट को अलग से डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब जो परसेप्शन है, बिलीव्स हैं, थॉट्स हैं, आइडियाज जो हमारे माइंड में आते हैं, ठीक है, ये सारा किस में आता है, कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस में आता है। अच्छा, परसेप्शन क्या होता है, सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि परसेप्शन क्या है। परसेप्शन बेसिकली क्या होता है, हमारा व्यू पॉइंट अबाउट या अबाउट सम थिंग या अबाउट सम इवेंट। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है हमारे नॉलेज पे और हमारी एक्सपीरियंस पे। इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि अगर एक सिमिलर इवेंट होता है, ठीक है, तो दो डिफरेंट लोगों का उसके बारे में डिफरेंट व्यू हो सकता है। लाइक एक आदमी जो है, वो एक पर्सन जो है वो सुबह 7 बजे उठता है, ठीक है, दूसरा बंदा भी 7 बजे उठता है। अब जो पर्सन ए है उसके लिए 7 बजे उठना लेट है क्योंकि वो रोजाना सुबह 5 बजे उठता था। तो क्या है कि उसका जो नॉलेज है या जो उसका एक्सपीरियंस है वो ये था कि 5 बजे उठना जल्दी होता है, ठीक है, इसलिए वो 7 बजे जब उठा तो उसको लगा या उसकी परसेप्शन थी कि मैं आज लेट उठा। अब पर्सन बी है जो कि रोजाना सुबह 10 बजे उठता था, वो जब सुबह 7 बजे उठा तो उसको ऐसे लगा जैसे मैं बड़ा जल्दी उठा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस था या जो उसका नॉलेज था वो ये था कि 10 बजे उठना जल्दी होता है, उसके लिए 7 बजे उठना क्या था, बड़ा ज़्यादा जल्दी था, ठीक है, क्योंकि वो 10 बजे उठता था। सो जो हमारी परसेप्शन होती है ये डिपेंड करती है हमारे प्रीवियस नॉलेज पे या हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है, अच्छा, अब इसमें जो परसेप्शन है, ये जो परसेप्शन है या जो कॉग्निशन प्रोसेस है, इसके अंदर बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे सोचना, अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को रिमेम्बर करना, ये सारा किस में आ जाता है, कॉग्निशन प्रोसेस में आ जाता है। उसमें मेन पॉइंट हो गया परसेप्शन, बिलीव्स, थॉट्स, आइडियाज, थिंकिंग, परसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो चीज़ है वो है अफेक्ट है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नॉलेज होता है, ठीक है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है चीज़ों की या जो हमारा एक्सपीरियंस होता है,
वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, वो एट द एंड हमारी फीलिंग्स को कह लें या हमारे मूड को अफेक्ट करता है। सो जितना ये जो प्रोसेस है, कॉग्निशन प्रोसेस है, इसका एंड क्या होता है, इसका अफेक्ट किस पे होता है, हमारी फीलिंग्स पे होता है, हमारी मूड पे होता है, हमारी इमोशनल स्टेट पे होता है। कॉज क्या है, कॉग्निशन प्रोसेस जो है ये कॉज है और उसका अफेक्ट क्या है, हमारी फीलिंग्स, हमारा मूड, हमारी इमोशनल स्टेट। तो ये दोनों चीज़ें जो है, कॉग्निशन और उसका अफेक्ट जो है, ये किस में हो रहा है, ये माइंड में हो रहा है। ठीक है, माइंड जो है वो ये सारे काम कर रहा है। देखें, हमारी फीलिंग से लेके हमारे सेंटीमेंट्स, हमारा कॉन्शियस लेवल, हमारा अनकॉन्शियसनेस लेवल, ठीक है, हमारी थिंकिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग, ये सारा कुछ किसका काम है, माइंड का काम है। ठीक है, माइंड के ये सारे फंक्शंस हैं। और जैसे जैसे हमारा एक चीज़ के बारे में जितना एक्सपीरियंस है या जितना हमारा नॉलेज है या जितना कुछ हम अपनी इन्वायरमेंट से सीखते हैं, उसका इफेक्ट किस पे आता है, हमारी फीलिंग्स पे आता है, हमारे मूड पे आता है, हमारे इमोशंस पे आता है। ठीक है, और अब हमारी इमोशंस क्या होती हैं, हमारा कह लें कि आउटपुट है। ठीक है, इनपुट क्या है, ये जो कॉग्निशन प्रोसेस है टोटल जो है, ये इनपुट है, और हमारा मूड, फीलिंग या इमोशनल स्टेट क्या है, इसकी आउटपुट है या इसका अफेक्ट है। अच्छा, अब साइंस में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी जो है ये दिस इज स्टडी ऑफ माइंड या मेंटल प्रोसेसेस। लेकिन अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमने अगर किसी के माइंड में क्या चल रहा है, उस चीज़ को अगर हमने ऑब्जर्व करना है, तो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल, हमने ये देखना है कि एक बच्चा जो है वो क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम किसी एनिमल का स्टडी करना चाहते हैं कि उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तो वो भी ऑब्जर्व करना या उसको कह लें कि मेजर करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो ये क्रिटिसिज्म किया गया कि साइकोलॉजी को अगर हम कहते हैं कि दिस इज स्टडी ऑफ माइंड या मेंटल प्रोसेसेस, तो फिर इसको स्टडी करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, माइंड को हम दूर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चों के माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, एनिमल का थिंकिंग प्रोसेस क्या है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और उसके अलावा अगर हम देखें, इस चीज़ को देखना भी चाहते हैं, तो माइंड जो है वो इतना वाइब्रेंट होता है या इतना डायनेमिक होता है कि उसके अंदर फ्लो ऑफ आइडियाज़ एकदम आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। ठीक है, सो जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, दिस इज स्टडी ऑफ माइंड, ये टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, कि हम साइकोलॉजी में माइंड को स्टडी करते हैं, लेकिन सिर्फ अगर माइंड को स्टडी करें तो साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि तेरी साइकोलॉजी है जो है, इसको हमने साइंस बनाना है, और साइंस का ज़रा स्कोप वाइड होना चाहिए, और साइंस ऐसी होनी चाहिए जिसको हम चीज़ों को या फैक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकें या देख सकें, उनका एनालिसिस कर सकें। तो माइंड को हम स्टडी तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी बेटर वे में नहीं कर सकते। तो ये क्रिटिसिज्म था कि साइकोलॉजी को अगर हम कहते हैं कि दिस इज स्टडी ऑफ माइंड, तो फिर हम क्या है कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन को लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें कोई और डेफिनेशन भी फाइंड करनी चाहिए साइकोलॉजी की। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं कि आगे किस तरह हम डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए, डेफिनेशन इवॉल्व होके माइंड से क्या चेंज होके आ गई कि दिस इज स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी जो है ये स्टडी किसकी है, कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस बेसिकली क्या होता है कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें आप फुली अवेयर होते हो अपनी इन्वायरमेंट के बारे में, या आपके लाइफ के ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनको आप रिकॉल कर सकते हो। अच्छा, अगर हमने कॉन्शियसनेस को भी स्टडी करना है कि अभी आप प्रेजेंटली क्या सोच रहे हो, किस तरह चीज़ों के बारे में, या आप की फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रेजेंट जो मोमेंट है, कॉन्शियसनेस जो है, उसको भी अगर आपने स्टडी करना है, तो दैट इज़ आल्सो नॉट वेरी इजी। ठीक है, इससे भी हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी की डेफिनेशन को लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि इवन जो कॉन्शियसनेस है, जो आपके माइंड में अभी ख्यालात आ रहे हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप उनको बता भी सकते हो अपने ख्यालात के बारे में, एक रिसर्चर को बता भी सकती हो, तो फिर भी ये इससे क्या होगा कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिमिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं किसी सब्जेक्ट के पास जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि मुझे अभी बताओ कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तो वो मुझे बता तो देगा,
लेकिन क्या है कि फिर तो हमने डेफिनेशन साइकोलॉजी की बड़ी लिमिटेड कर दी। हम डिपेंडेंट हो गए सब्जेक्ट पे, जो वो हमें बताएगा कि अभी वो क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, या अपनी वो कोई पुरानी बात रिकॉल करके बताएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे ये साइकोलॉजी नहीं बल्कि हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कि हम दूसरे लोगों से उनकी राय ले रहे हैं, ठीक है, या उनका ओपिनियन ले रहे हैं। तो क्या है कि अगर हम साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, तो उससे भी साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो रही है, थोड़ी सी लिमिटेड हो रही है, ठीक है। और इवन जो कॉन्शियसनेस है या आपकी जो मोमेंट्री अवेयरनेस है, वो भी बदलती रहती है। एक सब्जेक्ट के लिए बताना कि अभी वो क्या सोच रहा है, क्या उसके माइंड में आ रहा है, किस तरह वो चीज़ों को परसीव कर रहा है, वो भी कह लें कि 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। सो साइकोलॉजी को एक वक्त पे स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोला गया, लेकिन साथ ही क्रिटिसिज्म भी किया गया कि इससे भी हम क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी को की जो स्कोप है उसको लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस को भी स्टडी करना इज नॉट सो कहने के इजी। प्लस इस ये क्या है, इससे साइकोलॉजी की डेफिनेशन काफ़ी हद तक लिमिट हो जाती है। हमें अगर हम किसी बंदे से उसे पूछेंगे कि बताओ तुम क्या सोच रहे हो, या कुछ अपने वाक़यात के बारे में बताओ, तो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं और जस्ट उसकी पर्सनल हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हमारे पास जो प्रेजेंट डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, वो ये है कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। देखिए, मेंटल प्रोसेसेस का हमने देख लिया कि जो माइंड का काम है या जो माइंड के फंक्शंस हैं वो किस में आ जाते हैं, मेंटल प्रोसेसेस में आ जाते हैं। इसमें कॉन्शियसनेस है, ठीक है, पर परसेप्शन है, बिलीव्स है, थॉट है, थिंकिंग है, आइडियाज़ है, लॉजिक है, ये सारी चीज़ें क्या है, माइंड के प्रोसेसेस हैं। और उसके बाद क्या है कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर। अच्छा, बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर ऐसी कह लें कि चीज़ है जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हमारे गेस्चर्स होते हैं, हमारी जो स्पीच होती है, ये क्या है, हमारा बिहेवियर है। देखिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक बंदा किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या स्पीच करता है, कैसे बोलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ये क्या है, उसका बिहेवियर है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। अगर हम साइकोलॉजी में किसी बंदे का बिहेवियर को अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो दैट इज़ अ इजी थिंग, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करता है, तो उसको तो कोई भी ऑब्जर्व कर सकता है, कोई भी उसको देख सकता है, ठीक है। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख सकता है, उसके गेस्चर्स को देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंट है उस सिचुएशन में। हम उसकी जो स्पीच है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। सो जब हम कहते हैं कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर, तो फिर क्या है कि साइकोलॉजी का स्कोप जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। फिर हम उसको ज़्यादा बेटर वे में साइंटिफिकली स्टडी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनको भी हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियर है बेसिकली, उसकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई है। एक तो हमारा फिजिकल बिहेवियर है, हमारी स्पीच, हमारे गेस्चर्स, प्लस जो हमारा इंटरनल बिहेवियर है, जो कि हमारे माइंड में चल रहा है, वो भी किस में आ जाता है, बिहेवियर की डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इंसान जो है जब वो पैदा होता है, तो वो क्या है कि अपनी इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखने लग पड़ता है, ठीक है, अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट से प्लस अपनी सोशल इन्वायरमेंट से, ठीक है। फिर क्या है, बायोलॉजिकली उसका माइंड डेवलप होता है, ठीक है। वो जो कुछ सीखता जाता है वो सारा कुछ किस में रिफ्लेक्ट होता है, उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। सबसे पहले वो सोचता है, सोचता किधर से है, ब्रेन से, और सोचने के बाद वो क्या करता है, रिएक्ट करता है अपने कह लें कि बिहेवियर के थ्रू, ठीक है। जैसा हम सोचते हैं उसी तरह हम एक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं। जो हमारे एक्शंस हैं वो बेसिकली क्या है, हमारा बिहेवियर है। और इस चीज़ को हम किस में स्टडी करेंगे, साइकोलॉजी में स्टडी करेंगे, ठीक है। बिहेवियर को भी स्टडी करेंगे और जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको भी स्टडी करेंगे। अच्छा, वाई टू स्टडी साइकोलॉजी? साइकोलॉजी हमें क्यों पढ़नी चाहिए? देखिए, साइकोलॉजी पढ़ के हम अपने बिहेवियर का बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। हम दूसरों के बिहेवियर का बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम ह्यूमन है, उसने सोसाइटी में रहना है, ठीक है। हमने दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना है, हमने बिजनेस करना है, हमने कम्युनिकेट करना है।
अगर हमें अपने बिहेवियर की बेहतर अंडरस्टैंडिंग है और दूसरे लोग जिनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बिहेवियर की बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, तो इसका क्या है कि हमें सोसाइटी में इस चीज़ का क्या होता है, फ़ायदा होता है। हम लोगों से अच्छी रिलेशनशिप्स रख सकते हैं। अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमने डिफरेंट लोगों से डील करना होता है, जैसे एम्प्लॉय से डील करना है, एम्प्लॉयर से डील करना है, कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर्स, इन सारे बंदों से डील करना है। अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि हमने बिहेवियर को लोगों के किस तरह ऑब्जर्व करना है, किस तरह से एनालिसिस करना है। इससे क्या होता है कि हम लोगों की जो पर्सनैलिटी है उसको बेहतर अंदाज से जज कर सकते हैं। अगर हम लोगों की जो बिहेवियर है या उनके बिहेवियर से उनकी पर्सनैलिटी का अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उसका क्या होता है, हमें डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होता है और लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस में इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एम्प्लॉयर हो, आपने किसी बंदे को हायर करना है जॉब के लिए और आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि बिहेवियर को किस तरह से एनालिसिस करते हैं या क्या डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, तो क्या है कि फिर आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब चूज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई कह लें कि पार्टनर है, ठीक है, उससे आप इंटरेक्ट करते हो, आपको उसके बिहेवियर का पता लगता है, उसकी आदत का पता लगता है, तो आपकी उससे रिलेशनशिप क्या होगी, इम्प्रूव होगी। देखें, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट एक बड़ा अच्छा फैक्टर है। आप लोगों के बिहेवियर से उनकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं या उनका जो करेक्टर है उसको असेस कर सकते हो या उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। हर बंदा चाहता है कि उसका जो बिजनेस पार्टनर है वो ऑनेस्ट हो। अगर आपको थोड़ी बहुत नो हो है साइकोलॉजी की, तो आप लोगों के बिहेवियर को बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकते हो। फिर आपको क्या है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, आप अच्छी प्रेडिक्शंस कर सकते हो फ्यूचर के लिए, ठीक है। इस वजह से साइकोलॉजी जो पढ़ना है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, ठीक है। आप अपने बिहेवियर को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप अपनी मोटिवेशन लेवल को, अपनी प्लानिंग को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। आप दूसरों के बिहेवियर को भी अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड कर सकते हो। फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी में सबसे पहले पढ़ेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी कह लें कि ऐसी फील्ड है जिसमें जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो लोगों की जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डील करता है, ठीक है। अब देखें कि लाइफ में हमें डिफरेंट कह लें कि माइंड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जो ज़रा के लेस सीरियस होती हैं उनको कौन डील करता है, साइकोलॉजिस्ट डील करता है। फॉर एग्जांपल करियर काउंसलर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के साथ कह लें कि डील करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि उनको अपना कौन सा करियर जो है वो फर्दर लाइफ में या फ्यूचर लाइफ में चूज़ करना चाहिए। फिर क्या होता है कि रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं जो कि लोगों को गाइड करते हैं उनकी रिलेशनशिप्स के हवाले से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे की जो मैरिड लाइफ है वो ठीक नहीं जा रही, तो क्या है वो किसी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, ठीक है। वो साइकोलॉजिस्ट जो है उसको कह लें कि डिफरेंट टिप्स या गाइडेंस देगा सो दैट ही कैन इम्प्रूव हिज रिलेशनशिप, ठीक है। इसी तरह से जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको कह लें कि लेस अवेयरनेस होती है अपने फ्यूचर के बारे में या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लेस अवेयरनेस होती है, तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है वो उनको उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हवाले से बताता है और बताता है कि कौन सा प्रोफेशन या फील्ड उनको सूट करेगी। सो आप कह सकते हैं कि जो लेस सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ट्रीट करता है और वो क्या करता है कि वो लोगों को मोस्टली बातों से एडवाइस करता है और कह लें कि उनके साथ डिस्कशन करता है और उनकी काउंसलिंग करता है और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है बेसिकली वो आपको आप कह सकते हैं कि विदाउट मेडिसन आपकी ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता है, ठीक है। थ्रू हिज टॉक या थ्रू कह लें कि डिफरेंट मोटिवेशनल टेक्निक्स वो आपकी जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो कि कह लें कि अर्ली स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। वो उनको ऐसी पॉजिटिव चीज़ें बताता है, लाइफस्टाइल के हवाले से ऐसी चीज़ें बताता है जिससे कि वो अपने डिप्रेशन के फेज से निकल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक फील्ड आती है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट बेसिकली मेडिकल की फील्ड है और जो डॉक्टर होते हैं वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको कह लें कि
ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि ज़रा सीवियर होती हैं या ज़रा ज़्यादा कह लें कि इंटेंसिटी की होती हैं, वो किसके पास फिर जाते हैं? साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। साइकेट्रिस्ट बेसिकली थ्रू मेडिसन जो है वो कोशिश करता है ट्रीटमेंट करने की पेशेंट की, ठीक है। अच्छा, अब साइकेट्रिस्ट जो होता है वो बेसिकली आपके कुछ लोगों के अंदर तो देखें जैसे डिप्रेशन है, वो दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन कुछ कह लें कि बीमारी की वजह से आपका जो कह लें कि मेंटल पूरा स्ट्रक्चर है या आपके कह लें कि मेंटल डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं, ठीक है। लाइक किसी बीमारी की वजह से, किसी चोट की लगने की वजह से या किसी वायरस की वजह से जो कि आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी जो सीवियर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मेडिकल डॉक्टर ट्रीट करता है, ठीक है। वो आपको मेडिसिन्स के थ्रू कोशिश करता है कि आपकी जो बीमारी है उसके सिम्टम्स जो हैं वो कम किए जा सके या डायग्नोसिस किया जा सके कि किस वजह से आपकी ये मेंटल स्टेट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अक्सर बंदे जो होते हैं जब उनको कोई एक्सीडेंट होता है या चोट लगती है तो उनके ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो कह लें कि माइंड की लाइफ है या ब्रेन की लाइफ है या जो उनकी मेंटल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। अब वो फिजिकल इलनेस जो है ब्रेन में वो कह लें कि डिफरेंट बीमारियों को काज करती है, डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स को काज करती है। अब जो साइकेट्रिस्ट है वो थ्रू कह लें मॉडर्न मशीन जैसे एमआरआई है या सीटी स्कैन है, उसके थ्रू वो ये भी देख सकता है कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज है, सो दैट आपकी ट्रीटमेंट बेहतर अंदाज से की जा सके, ठीक है। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखें तो ऐसे लोग जिनको कह लें कि ब्रेन में एक्सीडेंट की वजह से कोई चोट लग जाती है, अक्सर उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है या उनकी बॉडी का कोई फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी को ओवरऑल कंट्रोल करता है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो चोट लगने की वजह से लैंग्वेज की एबिलिटी उनमें कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, कुछ लोगों की जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है। सो ऐसी जो सवियर कह लें कि मेंटल एलिमेंट्स हैं या बीमारियां हैं उनका जो इलाज है या डायग्नोसिस है वो साइकेट्रिस्ट करता है। फिर क्या है कि प्रोलॉन्ग डिप्रेशन की वजह से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाती हैं। तो इन सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को थ्रू मेडिसन जो है वो ट्रीट किया जा सकता है, और ये कौन करता है? साइकेट्रिस्ट करता है। फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। अब हम इसमें पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम थ्रू एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ह्यूमंस डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर शो करता है, ठीक है। लाइक हम अगर किसी बंदे की मेमोरी टेस्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? थ्रू अ एक्सपेरिमेंट मेथोडोलॉजी, ठीक है। इसी तरह से हम किसी अगर मोटिवेशन लेवल चेक करना चाहते हैं या किसी की इमोशंस को चेक करना चाहते हैं इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन कि एक बंदा जो है या लोग जो है उनका क्या रिएक्शन होगा ड्यूरिंग एक्सीडेंट। तो ये क्या है कि हम डिफरेंट सिनेरियोज में लोगों के बिहेवियर को अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इसमें बेसिकली जो रिसर्चर होता है वो पूरी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो देखता है कि लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है ये बेसिकली ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों पे अप्लाई की जाती है, और पर्टिकुलर सिचुएशन में देखा जाता है कि ह्यूमंस का क्या बिहेवियर होगा प्लस किसी एक सिचुएशन में एनिमल्स का क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। अब क्या है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में जो रिसर्चर होता है वो पूरी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। वो इन्वायरमेंट के अंदर स्टिमुलस पैदा करता है कह लें या फैक्टर्स को चेंज करता है और फिर देखता है कि उसका इफेक्ट लोगों पे क्या आ रहा है, ठीक है। लोगों का जो बिहेवियर होता है स्पेशली जो मोटिवेशन होती है या इमोशंस होती हैं या जो हमारी मेमोरी है, सेंसेशन है या परसेप्शन है, इसके रिलेटेड जितने भी हमारे बिहेवियर हैं इनको हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, और हम देख सकते हैं कि लोगों का बिहेवियर किस तरह अपनी इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है या डिफरेंट कह लें कि इस मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट इंसाइट्स हासिल कर सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर के मतलब और एनिमल बिहेवियर के मतलब, ठीक है।
और ये जो कह लें कि बड़ी प्रैक्टिस करने वाली कह लें फील्ड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्योंकि बिहेवियर जो है इसको जब भी हमने एनालाइज करना है तो ये एक बड़ी कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है, ठीक है। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट की जो मेथोडोलॉजी है वो यूज़ करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें जो है हमें इन्वायरमेंट में कंट्रोल करनी पड़ती है, उसके बाद जाके हम कह लें कि ट्रू सेंस में लोगों के बिहेवियर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं कि ड्यूरिंग फियर, ठीक है, या जब कोई डर की सिचुएशन पैदा होती है तो तब लोगों का रिएक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल जब कोई कह लें कि कैलेमिटी आ जाती है, ठीक है, उसका इफेक्ट लोगों पे क्या होता है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा कह लें बड़ा इंसिडेंट होता है जैसे टेररिस्ट अटैक होता है, तो उसका इफेक्ट लोगों के बिहेवियर पे क्या होता है। सो इस तरह कह सकते हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में लोगों के बिहेवियर को रिकॉर्ड करना, उनकी इमोशंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है, उनके मोटिवेशन लेवल को रिकॉर्ड करना, ये सारी किस फील्ड के अंडर आता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आता है। और डिफरेंट वेज में एक्सपेरिमेंट्स को क्या लेके डिज़ाइन करते हैं साइकोलॉजिस्ट, सो दैट वो लोगों के बिहेवियर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और ये ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी मोस्टली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का ये जो कह रहे हैं कि फील्ड है ये यूज़ की जाती है, ठीक है। जैसा कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ह्यूमन ब्रेन जो है जब इंसान पैदा होता है या जो बच्चा उसका ब्रेन इज़ जस्ट लाइक अ वाइट बोर्ड, ठीक है। वक्त के साथ साथ जो है एक जो बच्चा है उसका ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है, फिर वो यंग हो जाता है, उसकी कह लें कि मेमोरी इंक्रीज़ कर जाती है, उसका नॉलेज इंक्रीज़ कर जाता है, वो अपनी इन्वायरमेंट से डिफरेंट चीज़ों को सीखता है, ठीक है। उसकी परसेप्शन जो होती है या उसका जो वर्ल्ड व्यू होता है वो चेंज होने लग पड़ता है। तो अब क्या है कि जैसे-जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे-वैसे कह लें कि उसकी जो माइंड है उसकी डेवलपमेंट होती है, प्लस उसकी जो कह लें कि ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट होती है। और उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, उसकी थिंकिंग पे पड़ता है, उसकी जितने मेंटल प्रोसेसेस हैं उस पे पड़ता है, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि जो एज है वो किस तरह से इंसान का जो मेंटल प्रोसेस है, उसकी जो मेंटल थिंकिंग है, प्लस जो उसका बिहेवियर है उसको किस तरह से वो अफेक्ट करती है, ठीक है। पर्टिकुलरली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड स्टार्ट हुई थी जस्ट बच्चों की कह लें कि बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए, बट वक्त के साथ साथ इसके अंदर हम अब डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं उनके बिहेवियर को कह लें कि स्टडी करते हैं। लाइक हम चिल्ड्रन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इन्फेंट्स के बिहेवियर को करते हैं, फिर यंगस्टर के बिहेवियर को करते हैं। उसके बाद जब लोग बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो उनके माइंड में या उनके ब्रेन के अंदर डिफरेंट चेंजेस आती हैं जिससे उनका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बेसिकली हम देखते हैं कि एज किस तरह से अफेक्ट करती है हमारे मेंटल प्रोसेसेस को, हमारे बिहेवियर को, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जैसे-जैसे इंसान एज करता है या ओल्ड हो जाता है तो उसके ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है जिससे उसकी थिंकिंग अफेक्ट होती है, ठीक है। उसकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो अफेक्ट होती हैं। इसी तरह से जो बच्चे हैं उनका ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। वो जैसे-जैसे बड़े होते हैं उनके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ पैदा हो जाती हैं, ठीक है। अभी एक कह लें कि जो थ्योरी है वो सजेस्ट करती है कि जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 10 साल से कम होती है, दे आर मोर गुड इन लर्निंग लैंग्वेजेस, उनके अंदर ज़्यादा एबिलिटी पाई जाती है लैंग्वेज को लर्न करने की। जैसे जैसे इंसान यंग हो जाता है उसकी एज 10 ईयर से ज़्यादा हो जाती है, उसकी एबिलिटी टू लर्न अ लैंग्वेज कम हो जाती है। हालांकि हम ये समझते हैं कि जैसे इंसान डेवलप होता है या बड़ा होता है उसका माइंड ज़्यादा वाइब्रेंट या ज़्यादा वो इंटेलिजेंट हो जाता है, लेकिन रिसर्च शो करती है कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा एबिलिटी है लैंग्वेज को लर्न करने की। तो इस तरह की डिफरेंट जो चीज़ें हैं ये हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिमेंशंस में हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, एज का इफेक्ट देखते हैं कि हमारे मेंटल प्रोसेस पे क्या होगा, हमारे बिहेवियर पे क्या होगा, ठीक है। फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी में अब हम पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी। देखें, सोशल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे बिहेवियर पे। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जो उसकी पेरेंटिंग करते हैं उसके पेरेंट्स, वो उसकी कह लें कि बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वो बड़ा होता है उसके फ्रेंड्स बनते हैं, वो स्कूल में जाता है, अपनी सोसाइटी में उसकी कह लें इंटरेक्शन स्टार्ट होती है,
तो फिर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो एक जो बच्चा है उसकी बिहेवियर को अफेक्ट करने लग पड़ते हैं। स्कूल में उसके जो दोस्त हैं या जो उसका कह लें कि दोस्तों का ग्रुप है वो उसके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके जो टीचर्स हैं वो उसके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम सोसाइटी में या प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो हम डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है कि डिफरेंट जो कह लें कि सोशल ग्रुप्स हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करने लग पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इसी तरह सोसाइटी में क्या होता है कि कल्चर होता है, ठीक है। हर सोसाइटी का अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है। तो वो जो वैल्यू सिस्टम होता है या जो सोसाइटी का कल्चर होता है वो भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करता है, उसकी परसेप्शन को शेप करता है, उसका जो दुनिया के बारे में व्यू है उसको शेप करता है, उसके जो थॉट्स हैं उसको शेप करता है। अगर हम देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कि जो हमारी सोसाइटी है या पाकिस्तान की सोसाइटी है तो इधर लोगों के का बिहेवियर किस तरह का होता है, उनके एथिक्स किस तरह के होते हैं, तो दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटी या यूरोप या अमेरिका से डिफरेंट होगा, क्योंकि उनकी सोसाइटी डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, उनकी कह लें कि एथिक्स की जो थ्योरी है या जो उनकी एथिक्स की कह लें कि रूल्स हैं वो डिफरेंट है हमसे, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हर सोसाइटी जो होती है उसमें लोगों का बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि इंसान जो है वो सोशल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। इंसान जो है वो अपने ग्रुप के साथ रहता है, ठीक है, और वो वैसा ही बिहेवियर परफॉर्म करता है जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कर रहे होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जो बंदे रहते हैं उन पे किसका इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान का के कल्चर का। जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी ज़्यादा रिलीजियस सोसाइटी है तो हमारे जो लोग हैं उनकी ज़्यादा जो सोच है या जो उनके वैल्यू सिस्टम है वो क्या होगा, रिलीजन के इर्द गिर्द कह लें कि घूमेगा, ठीक है। अगर हम बाहर जाते हैं तो उनकी जो सोसाइटी है वो ज़्यादा क्या है, लिबरल है, ठीक है, या कह लें कि थोड़ी ज़्यादा ओपन है, तो उनका बिहेवियर भी क्या होगा, थोड़ा लिबरल होगा, लिबरल वैल्यूज़ उनके अंदर ज़्यादा पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है कि हर सोसाइटी में जो कह लें कि लोगों का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि लोगों के जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कौन करते हैं, दूसरे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। आपका कल्चर इन्फ्लुएंस करता है, आपकी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करती है, आपकी जो रिलीजन है वो इन्फ्लुएंस करता है। इन सब का इम्पैक्ट बिहेवियर पे अगर हम देखें या उसको हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो हम किस फील्ड में करेंगे, सोशल साइकोलॉजी में। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के एटीट्यूड्स जो हैं वो लोगों में पाए जाते हैं, ठीक है। कई लोगों के अंदर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। तो सोशल साइकोलॉजी में हम ये भी देख सकते हैं कि एक अगर आदमी है उसका अगर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। मे बी उसके जो फ्रेंड्स हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है जिसके साथ वो ज़्यादा इंटरेक्ट करता है उनकी नेगेटिव सोच हो या उसकी सोच आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव हो गई हो, इस वजह से उसका जो बिहेवियर है वो डिस्ट्रक्टिव हो गया, वो क्राइम की तरफ आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े प्रेजुडस होते हैं, तो मे बी जो उनकी फैमिली है उसके अंदर जो प्रेजुडस है या प्राइड का जो एलिमेंट है उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, या उनके जो कह लें कि फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो ये वाला बिहेवियर एक्सरसाइज करते हैं जिसकी वजह से जो आगे बच्चा है वो भी वो बिहेवियर को रिपीट करता है। सो इस तरह की जो डिफरेंट बिहेवियर्स हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सोसाइटी ने किस तरह से इम्पैक्ट किया है या इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसने किस तरह से किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट किया है, ठीक है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बेसिकली जो है ये इन्फ्लुएंस है बाय चार्ल्स डार्विन बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जितनी भी स्पीशीज हैं जो कि आज तक सरवाइव कर रही हैं उसके पीछे एक रीज़न है, दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऐसी स्पीशीज जो कि फिट हैं अपनी इन्वायरमेंट के लिहाज से वो सरवाइव करती हैं। इसी चीज़ को या इसी आर्गूमेंट को जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लेके आगे चले और एक नई फील्ड डेवलप की जिसका नाम था एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, ठीक है। जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है इसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं या डिफरेंट ट्रेड्स पाई जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि वो ट्रेड्स
जो कि सूट करती थी हमारी इन्वायरमेंट के साथ या हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट थी, वो क्या है कि आज तक सर्वाइव कर रही हैं। और जो हमारे जीन्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ये ट्रेड्स पाई जाती हैं और नस्ल दर नस्ल वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि जो हमारे फिज़िकल करैक्टर्स हैं या लाइक हमारा हेयर कलर है, हमारी हाइट है, हमारा स्किन कलर है, ये हमें हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो हमारे बिहेवियर होते हैं या जो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स होती हैं, ये भी हमें ट्रांसफ़र होती हैं हमारे एंसेस्टर्स के साथ, ठीक है। हमारे जो जीन्स हैं वो फिज़िकल ट्रेट्स के साथ-साथ जो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनको भी कैरी करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इंसान के अंदर डिफरेंट ट्रेट्स पाई जाती हैं। लाइक इंसान कंपटीशन की तरफ जाता है या compete करने की कोशिश करता है, तो इससे पता लगता है कि जो कंपटीशन है दिस इज़ अ हेल्दी ट्रेट जो कि ज़रूरी थी ये सर्वाइवल के लिए। देखें, कंपटीशन जो है वो इंसान को मोटिवेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करे और दूसरों से आगे जाए। जब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, उसमें वो डिफरेंट न्यू चीज़ों की इन्वेंशन करता है, डिस्कवरीज करता है, ठीक है। और जिससे क्या है कि पूरी ह्यूमन काइंड की वेलफेयर होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जैसे ट्रेड्स लाइक शाइनेस, जेलसी, ब्रेवरी, ये सारी अभी ह्यूमन बींग्स में पाई जाती हैं। तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं ये हमें क्यों पाई जाती हैं, प्लस ये ट्रेड्स जो हैं हमें एंसेस्टर से किस तरह ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। और ये है कि जितनी भी ट्रेड्स आज के दौर में पाई जाती हैं इंसानों के अंदर, वो क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट थी ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इस एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की एप्लीकेशन अगर हम देखें, तो हम देखते हैं कि इवन जो प्रोफेशंस हैं वो भी फैमिलीज़ में रन थ्रू करते हैं। लाइक कोई फैमिली है, अगर वो ज़मींदारी करती है, तो हम देखते हैं नस्ल दर नस्ल वो ज़मींदारी कर रही है। बेसिकली क्या होता है कि उनके जीन्स में उस बिज़नेस को करने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन पाई जाती है और उनकी जो बिहेवियर्स होते हैं या ट्रेड्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं फैमिली टू फैमिली। इसलिए हम देखते हैं कि डिफरेंट फैमिलीज जो होती हैं वो पर्टिकुलर बिजनेस ही करती हैं, ठीक है। जैसे जमींदार फैमिली है तो वो ज़्यादातर फार्मिंग ही करेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि हमारे बाओ अजदाद अगर ज़्यादा फौज में थे, तो उनकी फैमिली में से ज़्यादा लोग सोल्जर बनना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर नेचुरल मोटिवेशन पाई जाती है उस प्रोफेशन को अडेप्ट करने के लिए। लाइक फिजिकल करेक्टर्स वो ट्रेड्स भी अपने एंसेस्टर्स से कैरी कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ जो लोग होते हैं या जो फैमिलीज होती हैं, लाइक वो बिजनेस ओरिएंटेड, जैसे शेख हैं, तो वो क्या है कि उनकी फैमिली में ज़्यादातर लोग बिजनेस करते हैं क्योंकि उनके अंदर नेचुरली उनके जीन्स में बिजनेस करने के हवाले से जो खसूसियात चाहिए वो ज़्यादा पाई जाती हैं। सो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में बेसिकली जो डिबेट है वो ये है कि हमारे जो करेक्टर होता है या जो हमारा बिहेवियर होता है या जो हमारे बिहेवियर की ट्रेड्स होती हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, ये भी डिटरमिन करती है हमारे जीन्स। और जीन्स जो हैं वो हम किधर से लेते हैं, अपने पेरेंट्स से या अपने आबाओ अजदाद से लेते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में। बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस, बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस जो है बेसिकली ये हमें बताती है या इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो ब्रेन है या हमारा जो नर्वस सिस्टम में डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्टडी किया है कि ब्रेन के अंदर डिफरेंट एरियाज हैं या डिफरेंट पार्ट्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। या जो हमारी मेमोरी है या हमारी जो थिंकिंग है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारे बिहेवियर को, ठीक है। और हमारा जो ब्रेन है इसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली जो बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस को स्टडी करते हैं जो साइकोलॉजिस्ट या जो साइंटिस्ट हैं, वो देखते हैं कि ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे कौन से बिहेवियर को कंट्रोल करता है। लाइक हमारी हैप्पीनेस है तो वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। मोटिवेशन लेवल है तो वो कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है, ठीक है। इस तरह से वो डिफरेंट ब्रेन के पार्ट्स और डिफरेंट जो बिहेवियर है, ठीक है, उसके लिंकेज जो है उसको
कह लें कि स्टडी करने की या उसके एनालिसिस करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। इस तरह से फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट जो बीमारियां हैं वो इंसान के डिफरेंट ब्रेन के पार्ट को अफेक्ट करती हैं, जिससे इंसान का जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज हो जाता है। जैसे एक पार्किंसंस डिसीज है, अब वो क्या है कि ब्रेन के अंदर पर्टिकुलर साइट पे कोई मस्कुलर ट्यूमर है जो पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि इंसान पार्किंसंस डिजीज में कह लें कि इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि पर्टिकुलर चेंज हुआ ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से क्या है कि उसको पार्किंसंस डिजीज होगी, जिससे इंसान की जो मूवमेंट है वो क्या होगी, अफेक्ट होगी। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि इंसान की जो बॉडी की मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं रहती, ठीक है, वो स्लो डाउन हो जाती है, इंसान का रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। सो बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस में हम देखते हैं, प्लस ये भी देखते हैं कि कौन सी जो चेंजेस हैं हमारे ब्रेन में वो अकर होती हैं, ठीक है, और उन चेंजेस की वजह से हमारे बिहेवियर पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मीन्स के बड़ा ही कोई इंटेंस टेररिस्ट वाकया देखा, जैसे कि वर्जीनिया में किलिंग्स हुई थी या शूटिंग हुई थी, तो क्या है कि अब उस चीज़ का असर जो है वो स्टूडेंट्स के ब्रेन पे पड़ेगा, ब्रेन के पर्टिकुलर हिस्से पे पड़ेगा, जिससे क्या है कि उनका जो लाइफ का पूरी लाइफ में उनका जो बिहेवियर है उससे क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। सो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और एक न्यू फील्ड है जो कि कह लें कि साइकोलॉजी में आजकल काफ़ी इन है, ठीक है। इसके अलावा बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस का बड़े ज़्यादा कह लें कि इम्प्लीमेंटेशन जो है या इम्प्लीकेशन जो है वो क्रिमिनोलॉजी में भी है, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी में बेसिकली वो देखते हैं कि जो क्रिमिनल्स होती है बेसिकली किसी भी कह लें कि बचपन में किसी चोट की वजह से या किसी भी इफ़ेक्ट की वजह से उनके ब्रेन में कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं, जिससे जो एक सिंपैथेटिक बिहेवियर होता है या लोगों के लिए जो सिंपैथी का फैक्टर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो क्राइम की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि वो दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। सो कह सकते हैं कि क्रिमिनोलॉजी में हम बिहेवियर न्यूरोसाइंसिस को काफ़ी ज़्यादा कह लें कि यूज़ करते हैं। प्लस आप देखते हैं कि अक्सर मूवीज़ में हम देखते हैं एक लाई डिटेक्टर मशीन है, ठीक है। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका ब्रेन के पर्टिकुलर पार्ट जो हैं वो कह लें कि उसके जो सेल्स हैं वो कह लें स्पार्क आता है उसमें या सिग्नल्स वो भेजती हैं, ठीक है। अगर हम ये एनालिसिस करना चाहते हैं कि एक इंसान जो है वो झूठ बोल रहा है या कि वो सच बोल रहा है, तो जो लाई डिटेक्टर मशीन है वो इंसान के जो ब्रेन के अंदर पर्टिकुलर चेंजेस आ रही हैं उसके नर्व सेल्स के अंदर, उसको मॉनिटर करके हमें बता सकता है कि एक इंसान जो है वो इस वक्त झूठ बोल रहा है या फिर वो कह लें कि सच बोल रहा है, ठीक है। तो न्यूरो साइंसेस की काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड है जो कि क्रिमिनोलॉजी से लेके एवोल्यूशन से लेके डिफरेंट कह लें कि जो मेडिकल इलनेस है उसमें भी इसकी एप्लीकेशन है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, अच्छा, बेसिकली क्या है कि साइकोलॉजी में हम लोगों के बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनकी क्या इमोशंस होती हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, इंसान लर्निंग कैसे करता है। तो फिजियल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का ये मतलब है कि हम लोगों के कह लें कि एक्शंस को या जो उनके बिहेवियर है उसके एंगल से हर चीज़ को देखते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी चीज़ को पॉलिटिकल एंगल से देखना चाहें तो हम फिर क्या है कि पॉलिटिक्स की नज़र से हर चीज़ को देखते हैं, लेकिन साइकोलॉजी में हम हर चीज़ को बिहेवियर के एंगल से देखना चाहते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी है इसमें हम स्टडी क्या करना चाह रहे हैं, बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेसेस को, ठीक है। सो हर चीज़ को हम किस एंगल से देखेंगे, बिहेवियर के एंगल से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब साइकोलॉजी के अंदर 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पाए जाते हैं। एक है साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसको बेसिकली कह लें कि इन्वेंट किया था सेगमेंट फ्रॉइड ने। उसने कहा था कि जो इंसान का बिहेवियर होता है उसके पीछे जो मोटिवेशन है या जो इनर फोर्सेस हैं वो उसकी अनकॉन्शियस है, ठीक है। अनकॉन्शियस क्या होता है कि जैसे हमारी एक कॉन्शियस लेवल है जिसके बारे में हम अवेयरनेस रखते हैं अपनी इन्वायरमेंट के बारे में, इस तरह से हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो कि अनकॉन्शियस है, ठीक है। इनर फोर्सेस हैं जो कि
जिसका हमें अदराक नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर माइंड के अंदर वो फोर्सेस जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। लाइक इंसान जो है उसकी अंदर इड पाई जाती है। इड से क्या मुराद है कि इंसान जो है वो प्लेयर सीकर है, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें करना चाहता है जिससे उसको प्लेयर मिले। तो क्या है कि हम अपनी इन्वायरमेंट जो है, हमारी जो सोसाइटी है, वो हमें क्या फोर्स करती है कि नहीं, आप हर वक्त प्लेयर की तरफ नहीं जा सकते, बल्कि सोसाइटी का प्रेशर है, ठीक है। आपने अपनी जो ह्यूमन नीड्स हैं या एनिमल नीड्स हैं उनको इतना ज़्यादा पूरा नहीं करना। तो इंसान क्या है, उसके अंदर एक कश्मकश चली लगी रहती है कि वो अपनी जो एनिमल नीड्स हैं, लाइक इंसान है उसको खाना पसंद है, ठीक है, उसको वो प्लेयर सीकर है, वो लेजर टाइम इंजॉय करना चाहता है, वो रिप्रोड्यूस करना चाहता है। तो वो सारा क्या है कि इन चीज़ों के बारे में अंदर ही अंदर सोचता रहता है, जो कि उसकी अनकॉन्शियस में चीज़ें बैठ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो सोसाइटी है वो उसको फोर्स करती है कि नहीं, आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी। तो सेगमेंट फ्रॉड कहता था कि जो आपका आउटर बिहेवियर होता है बेसिकली वो डिपेंड करता है या मोटिवेटेड बाय होता है आपकी अनकॉन्शियस इनर फोर्सेस के बारे से, ठीक है। और जो आपकी अनकॉन्शियस इनर फोर्सेस होती हैं बेसिकली वो आपकी कह लें कि ज़्यादातर किसके रिलेटेड होती हैं, प्लेयर के रिलेटेड होती हैं, या आपकी जो इनर ख्वाहिशात होती हैं वो क्या होती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर की तरफ जाओ, ठीक है। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव हमें क्या कहता है कि हमारा जो आउटर बिहेवियर है वो मोटिवेटेड होता है बाय अनकॉन्शियस इनर फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद आता है बिहेवियर पर्सपेक्टिव। वो हमें बेसिकली साइकोलॉजी में कहता है कि हमें ज़्यादा जो आपकी अनकॉन्शियस इनर फोर्सेस हैं उस पे फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जो आपका बिहेवियर है, आपका जो भी मेंटल प्रोसेस है, ठीक है। आप जैसे ही सोचते हो, जो भी आपकी मोटिवेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एट द एंड आपके जो एक्शंस हैं या जो चीज़ आप बोलते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो बिहेवियर पर्सपेक्टिव हमें क्या कहता है कि हमें जस्ट आउटर बिहेवियर लोगों का उसको देखना चाहिए, और हर चीज़ को जो हमने जज करना है तो वो हमने लोगों के एक्शन से जज करना है, और उनकी जो स्पीच है या जो चीज़ वो बोलते हैं उससे जज करना ना, बल्कि कि उनके अनकॉन्शियस फोर्सेस के हवाले से उनको जज करना है। क्योंकि अब अनकॉन्शियस क्या चल रहा है आपके माइंड में वो तो आपको खुद भी नहीं पता, ठीक है। फिर जो तीसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है वो है न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव। वो कहता है कि आपने हर बिहेवियर की जो डिफरेंट डिमेंशंस हैं, ठीक है, उनको आपने लिंक करना ब्रेन के साथ या नर्वस सिस्टम के साथ, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वही बेसिकली आपके बिहेवियर को कह लें कि इन्फ्लुएंस करता है। सो आपका जो एंगल है चीज़ों को देखने का वो ये होना चाहिए कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट आपके कौन से बिहेवियर को मोटिवेट करता है, ठीक है। और डिफरेंट जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं ब्रेन के उनको आपको स्टडी करना चाहिए और लिंक करना चाहिए बिहेवियर के साथ। सो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है कि हमने हर चीज़ को बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस के एंगल से देखना है, और इसके अंदर आगे थ्री डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, साइकोडायनेमिक, बिहेवियर और न्यूरोसाइंसिस पर्सपेक्टिव। साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव ये कहता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो मोटिवेटेड है बाय अनकॉन्शियस इनर फोर्सेस, ठीक है। बिहेवियर पर्सपेक्टिव हमें कहता है कि नहीं, हमें अनकॉन्शियस फोर्सेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो आपके एक्शंस हैं या जो चीज़ आप बोलते हो या जो आपका आउटर बिहेवियर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, और उसको ही और उसकी बेस पे ही आपकी पर्सनैलिटी को या डिफरेंट चीज़ों को जज करना चाहिए। और न्यूरोसाइंस पर्सपेक्टिव हमें क्या कहता है कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हमें हर चीज़ को ब्रेन के हवाले से स्टडी करना चाहिए कि ब्रेन का कौन सा पार्ट आपके कौन से बिहेवियर को कह लें कि इन्फ्लुएंस करता है। थैंक यू